नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिंट एग्जाम। और आज का ये हम लोगों का जो वीडियो है ये आपका है यूपी पीजीटी का जो परीक्षा आज के डेट में हुई है, यानी कि 10 मई 2026 को जो परीक्षा आपकी हुई है हिंदी सब्जेक्ट का, उस हिंदी सब्जेक्ट के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं लाइव एक्सप्लेनेशन के साथ। सभी 125 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में विस्तृत व्याख्यात्मक तरीके से हल करते हुए सभी का आंसर की देखेंगे दोस्तों। तो ये केवल आपका आंसर की नहीं है, पूरा सॉल्यूशन वीडियो है। तो दोस्तों आंसर की और सॉल्यूशन दोनों को साथ साथ समझते हुए चलेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा सा लंबा तो जरूर होगा, लेकिन चूंकि एक्सप्लेनेशन होगा, व्याख्या होगा, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। तो धैर्य बना के देखिएगा वीडियो को लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यूपी पीजीटी 10 मई 2026 हिंदी का जो पूरा पेपर हुआ है ऑफिशियल, उसका सभी का 125 क्वेश्चन का ऑफिशियल तो अभी आंसर की नहीं आया है, लेकिन जो आंसर की मैं बताऊंगा वो आपका 99.9% करेक्ट होगा। 0.1% हम इसलिए नहीं करेक्ट मानेंगे क्योंकि ऑफिशियल आंसर की जब आता है तो आयोग जरूर कुछ न कुछ इसमें दाएं बाएं करता है, लेफ्ट राइट करता है, एक आध दो क्वेश्चन ऊपर नीचे करता है, मामले को अटकाने के लिए, फंसाने के लिए परीक्षा को। ठीक है, तो चलिए सीधे बढ़ते हैं अपने मुद्दे पर। पहला क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीजीटी प्रवक्ता भर्ती में कि कहते हैं कि विद्या से आदमी की बुद्धि ठीक हो जाती है, पर यहाँ उल्टा ही देखने में आता है। यह हाकिम और अमले तो पढ़े लिखे विद्वान होते हैं, लेकिन किसी को दया धर्म का विचार नहीं होता है। उपर्युक्त पंक्तियां मुंशी प्रेमचंद के प्रेमाश्रम उपन्यास के किस पात्र ने ये बातें कही है? तो ये बातें कही गई है मनोहर के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे मनोहर करेक्ट हो जाएगा। यह पंक्ति प्रसिद्ध संवाद मुंशी प्रेमचंद के प्रेमाश्रम 1922 में उपन्यास का है, और मनोहर इस उपन्यास का एक प्रमुख किसान पात्र है जो सरकारी अधिकारियों यानी कि हाकिम और अमले के पढ़े लिखे होने के बावजूद उनके संवेदनहीन और शोषक रवैये पर एक तीखा व्यंग करता है। तो मनोहर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कबीर परिचयी के रचयिता कौन है? तो यहाँ हो जाएगा आपका अनंत दास, ऑप्शन नंबर बी। कबीर परिचयी भक्तमाल परंपरा के अंतर्गत लिखी गई एक महत्वपूर्ण रचना है जिसमें कबीर दास जी के जीवन और उनके चमत्कारों का वर्णन है। इसके रचयिता अनंत दास हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है डायरी के नीरस पृष्ठ निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो यह रचना है आपका इलाचंद्र जोशी का, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इलाचंद्र जोशी। डायरी के नीरस पृष्ठ आपका मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार इलाचंद जोशी की प्रसिद्ध रचना है, और यह एक औपन्यासिक कृति है जिसे डायरी के शैली में लिखा गया था। नेक्स्ट आगे अगला चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र कौन थे? तो सबसे छोटे पुत्र थे उनके चतुर्भुज दास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने 1565 में किया था, और चतुर्भुज दास अष्टछाप के कवि कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र थे और स्वयं भी अष्टछाप के 8 कवियों में शामिल थे। पांचवा प्रश्न पूछा गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी पर लिखित पुस्तक निराला की साहित्य साधना निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा रचित है? तो 5 नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि निराला की साहित्य साधना 3 भागों में प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा लिखित है। इस कृति के लिए उन्हें 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था रामविलास शर्मा को, इसी कृति के लिए, साहित्य साधना के लिए। 6 नंबर प्रश्न है प्रेमचंद ने अपने हिंदी उपन्यास सेवा सदन और रंगभूमि उर्दू में क्रमशः किस नाम से लिखे थे? तो ये लिखे थे बाजारे हुस्न और चौगाने हस्ती, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, बाजारे हुस्न और चौगाने हस्ती। मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों को पहले उर्दू में लिखा था। सेवा सदन इसका पहले जो है उर्दू में लिखा था, पहले लिखा था उर्दू में बाजारे हुस्न और चौगाने हस्ती, सॉरी पहले हिंदी में लिखे थे, बाद में उसको उर्दू में लिखा था उन्होंने। तो सेवा सदन का नाम था बाजारे हुस्न और रंगभूमि का नाम था चौगाने हस्ती। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 7वां प्रश्न है कि जो कहा नहीं गया आत्मकथा की लेखिका है। तो जो कहा नहीं गया उसके अंचल कुसुम अंचल,
कुसुम अंसल, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी, कुसुम अंसल। जो कहा नहीं गया है, यह हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार कुसुम अंसल की आत्मकथा है। नेक्स्ट 6 नंबर पे अगला, सॉरी 8 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया कि जब जब पनघट जाऊं सखीरी वा जमुना के तीर, भरी भरी जमुना उमड़ चलती इन नैनन के नीर। उपयुक्त दोहा कौन सी शब्द शक्ति का उदाहरण है? तो यह है आपका आर्थी व्यंजना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार है। नायिका के आंसुओं से यमुना नदी का उमड़ना, जहाँ शब्द के वाच्यार्थ यानी कि अभिधा और लक्ष्यार्थ यानी कि लक्षणा से परे अर्थ व्यंगार्थ मुख्य हो, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। चूंकि यहाँ व्यंगार्थ अर्थ पर निर्भर है, यदि शब्दों के प्रवाची भी रख दिए जाएं तो भी अर्थ वही रहेगा, इसलिए यहाँ पे आर्थी व्यंजना आपका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 9 नंबर पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है? नहीं है तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भंवर। ऑप्शन नंबर बी, भंवर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रात रानी, अंधा कुआं और रक्त कमल, ये तीनों जो है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के प्रसिद्ध नाटक हैं। भंवर जो इनकी रचना है ये विष्णु प्रभाकर की है, न कि इनकी। 10 नंबर पर अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्रिय प्रवास जो है ये इसमें मिलान में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा। प्रिय प्रवास जो है ये आपका 1914 में, पद्य प्रसून जो है ये आपका 1925 में, वैदेही वनवास 1940 में और चौखे चौपदे आपका 1932 में। मिलान बिल्कुल सही है, ऑप्शन में आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 11 का रहा था कि किरातार्जुनीयम का कथानक महाभारत के कौन से पर्व के कुछ अध्यायों पर आश्रित है? 11 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वन पर्व। क्यों? क्योंकि महाकवि भारवी रचित महाकाव्य किरातार्जुनीयम का उपजीव्य यानी कथानक का स्रोत महाभारत का वन पर्व है, जिसमें अर्जुन के द्वारा शिव यानी किरात वेश में पाशुपात शास्त्र प्राप्त करने की कथा है। आगे 12वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलोचना ग्रंथ शांतिप्रिय द्विवेदी का नहीं है? तो नहीं है काव्य में रहस्यवाद, ऑप्शन नंबर आपका डी। क्यों? क्योंकि हमारे साहित्य निर्माता, साहित्यिकी और कवि और काव्य शांतिप्रिय द्विवेदी की आलोचनात्मक कृतियां हैं। काव्य में रहस्यवाद यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध ग्रंथ है। यहाँ ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि इंसानियत शब्द में प्रत्यय है। इंसानियत शब्द में प्रत्यय है आपका ऑप्शन नंबर ए, ईयत। इंसानियत शब्द मूल शब्द इंसान यानी कि अरबी शब्द में भाववाचक तदित प्रत्यय ईयत जुड़ने से बनता है, जैसे कि इंसान धन ईयत बराबर इंसानियत। नेक्स्ट आगे 14 नंबर पर अगला प्रश्न है कि क्षणिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो क्षणिक का विलोम होता है आपका शाश्वत। क्षणिक का अर्थ होता है जो पल भर में नष्ट हो जाए, जबकि शाश्वत का अर्थ है जो सदा रहने वाला यानी कि अमर हो। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में से सियाराम शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो पथिक जो रचना है ये आपका नहीं है, क्योंकि मौर्य विजय, विषाद और दुर्वादल ये सियाराम शरण गुप्त की रचनाएं हैं। पथिक 1920 में राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा रचित एक प्रसिद्ध खंड काव्य है, न कि सियाराम शरण गुप्त की। पथिक किसका है? राम नरेश त्रिपाठी का। 16वां प्रश्न निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ बीमारियों की दवा मुफ्त मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 17वां प्रश्न पूछा गया है कि समुद्रोमी शब्द में संधि कौन सा होगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका गुण संधि, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसका संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो समुद्र धन उर्मी क्या हो जाएगा? समुद्र धन उर्मी बराबर समुद्रमी। तो यहाँ पे अ प्लस उ यानी कि अ प्लस उ ये आपका मिल के बना देगा ओ।
तो यहाँ पे ये नियम लागू होगा जो कि क्या है, गुण स्वर संधि यानी कि आद्य गुण का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृतिक काव्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था आपका किसके द्वारा? सोमप्रभ सूरी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, सोमप्रभ सूरी। कुमारपाल प्रतिबोध जो है ये आपका 1184 ईस्वी से संवत 1241 ईस्वी में जैन आचार्य सोमप्रभ सूरी के द्वारा रचित एक गद्य पद्यमयी रचना है, जिसमें हेमचंद्र के द्वारा कुमारपाल को दिए गए उपदेशों का वर्णन किया गया है। 19वां प्रश्न है कि हिंदी में लिखी गई चैतन्य महाप्रभु जीवनी के लेखक कौन है? तो अमृतलाल नागर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध हिंदी गद्यकार अमृतलाल नागर ने चैतन्य महाप्रभु के शीर्षक से यह जीवनी लिखी थी। 20वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही नहीं है आपका ऑप्शन नंबर आपका डी, पित्रोदार्यम गुण संधि। क्योंकि देखिए पित्रोदार्यम गुण संधि, क्योंकि इसमें पितृधन औदार्यम में ऋषि री और औ यानी कि री प्लस औ बराबर ये र बनेगा। इसका नियम है जो क्या है, यौन संधि या वृद्धि का अपवाद रूप है, लेकिन यह गुण संधि यानी कि ओ आ प्लस ई किसी भी स्थिति में यहाँ पे नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 21वां प्रश्न है कि छत्रपति शिवाजी जीवनी के लेखक हैं। तो छत्रपति शिवाजी जीवनी के लेखक हैं लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लाला लाजपत राय जी ने देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए छत्रपति शिवाजी, मैजीनी और गैरिबाल्डी आदि महापुरुषों की जीवनियां को लिखा था। 22वां प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ प्रेमचंद्र का हो जाएगा आपका, प्रेमचंद्र का हो जाएगा तावान, जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा इंद्रजाल, पांडे बेचन शर्मा उग्र का हो जाएगा इंद्रधनुष और जैनेन्द्र का हो जाएगा आपका वातायन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी। ठीक है, आगे 23वां प्रश्न पूछा गया है कि अजा सहेली तासु रिपु ता जननी भरतार ताके सुत के मित्र को भज तू बारंबार, उपयुक्त दोहे में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ काव्य दोष हो रहा है आपका ये क्लिष्टार्थत्व का दोष वहाँ होता है जहाँ अर्थ समझने के लिए बहुत अधिक दिमागी कसरत करनी पड़े। इस दोहे का अर्थ है अजा मतलब क्या होता है, बकरी, सहेली मतलब क्या है, भेड़, रिपु मतलब क्या होता है, कांटा या बबूल, जननी मतलब क्या होता है, पृथ्वी, अब भरतार मतलब क्या होता है, भरतार मतलब इंद्र, सूत मतलब हो जाएगा आपका अर्जुन और मित्र मतलब क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण। अर्थात श्री कृष्ण को भेजो, अर्थ निकालने की इस जटिलता के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लिष्टार्थ दोष। आगे 24वां प्रश्न पूछा जा रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो 24 नंबर के प्रश्न में आपका यहाँ पे मिलान करेंगे। तो ए का हो जाएगा आपका तीसरा, बालकृष्ण शर्मा नवीन का रश्मि रेखा, सियाराम शरण गुप्त का आपका विषाद, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का जीवन संगीत और केदारनाथ मिश्र प्रभात का ज्वाला। तो यहाँ जो सही मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 25वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस शब्द में योजक चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? सही प्रयोग हुआ है आपका घर द्वार में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। घर द्वार क्या है, द्वंद्व समास का उदाहरण है घर और द्वार, इसलिए यहाँ पे क्या है, योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है और व्याकरणिक दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। अगला 26वां प्रश्न पूछा गया है कि कौन करेजो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की। प्रस्तुत पंक्ति भारतेंदु युग के किस कवि के द्वारा रचित है? तो यह है आपका प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यह प्रसिद्ध पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र जी की है। उन्होंने अपनी कविताओं में बाल विधवाओं की दयनीय स्थिति, सामाजिक कुरीतियों और देश की दुर्दशा का अत्यंत मार्मिक और यथार्थ चित्रण किया था। इसमें 27वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव का भेद नहीं है? तो संचारी भाव का भेद नहीं है आपका आलंबन। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आलंबन विभाव का एक भेद है, आलंबन और उद्दीपन, यह संचारी भाव नहीं है। निर्वेद, शंका और विषाद संचारी भाव यानी कि व्यभिचारी भाव के 33 भेदों के अंतर्गत आते हैं। 28वां प्रश्न निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। शुद्ध वाक्य है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे
29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक के अनुसार प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व तथा पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता है? तो ये प्रधानता हो जाएगी आपका नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए, नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध स्वच्छंदतावादी आलोचक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद की बृहत्त्रयी यानी कि इसी की प्रसाद, पंत, निराला की काव्यात्मक प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हुए यह अत्यंत सटीक टिप्पणी किया था। आगे 30वां प्रश्न है, महाकवि माह के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था दत्तक, ऑप्शन नंबर डी। शिशुपाल वधम महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ के पिता का नाम दत्तक सर्वाश्रय था। उनके पितामह यानी कि दादा का नाम सुप्रभदेव था, जो राजा वर्मलात के मंत्री थे। ठीक है, तो दत्तक यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। आगे 31वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से असंगत का चयन करिए, गलत का चयन करिए। तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रद्धा। इस पहली बात तो श्रद्धा ही गलत लिखा हुआ है, भगवान के प्रति आदर भाव नहीं। देखिए यहाँ पे विकल्प ये गलत इसलिए क्योंकि इसे उल्टा लिखा गया। वास्तव में श्रद्धा किसी के सद्गुण गुणवान के प्रति आदर भाव है, जबकि भक्ति पूर्ण समर्पण के साथ भगवान या इष्ट के प्रति आदर भाव को कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए यही क्या है, गलत चयन हुआ है। अगला 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है? यहाँ पे अनर्घ राघव मुरारी कवि के द्वारा रचित एक प्रसिद्ध नाटक है। बाल रामायण, काव्य मीमांसा और कपूर मंजरी आचार्य राजशेखर की प्रमाणिक रचनाएं हैं। 33वां प्रश्न है, हिंदी निबंध के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन करिए। असंगत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रघुवीर सिंह श्रद्धांजलि के 2 फूल फिर निराशा क्यों? क्योंकि यह विकल्प असंगत है क्योंकि फिर निराशा क्यों रघुवीर सिंह का नहीं बल्कि बाबू गुलाब राय का प्रसिद्ध निबंध है। 34वां प्रश्न है, सचिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे के द्वारा रचित पुस्तक कौन सी नहीं है? तो नहीं है आपका ऑप्शन नंबर सी, लोक जागरण और हिंदी साहित्य। लोक जागरण और हिंदी साहित्य आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। अज्ञे जी की रचनाएं आत्मनेपद, आलवाल और हिंदी साहित्य का एक आधुनिक परिदृश्य है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है कि प्रगतिवाद डैश की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक यथार्थ। क्योंकि यहाँ पे प्रगतिवाद जो मार्क्सवाद का साहित्यिक रूप है, हमेशा सामाजिक यथार्थ यानी समाज के वास्तविक स्थिति यानी कि शोषण और वर्ग संघर्ष को ही रचना का मूल उद्देश्य मानता है। 36वां प्रश्न है कि गोपाल राम गहमरी जी ने अंग्रेजी के प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार आर्थर कॉनन डायल से प्रभावित होकर उनके प्रसिद्ध उपन्यास ए स्टडी इन स्कारलेट का हिंदी रूपांतरण किया। उस उपन्यास का नाम क्या था? उसका नाम था गोविंद राम। शर्लॉक होम्स सीरीज के पहले उपन्यास ए स्टडी इन स्कारलेट का हिंदी अनुवाद गहमरी जी ने गोविंद राम नाम से किया था और यह हिंदी जासूसी उपन्यासों के क्षेत्र में एक मील का पत्थर भी साबित हुआ। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हलंत स्त्रीलिंग है? ऑप्शन नंबर ए, अप। संस्कृत व्याकरण में अप का मतलब होता है जल। शब्द हलंत प है और यह सदैव स्त्रीलिंग बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे कि आपका क्या होता है, आपह, आपह, अपह, ठीक है, आदि। 38वां प्रश्न है, कामायनी एक पुनर्विचार किस लेखक द्वारा रचित है? तो कामायनी एक पुनर्विचार जो है ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। कामायनी एक पुनर्विचार जो है मुक्तिबोध की प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति जिसमें उन्होंने प्रसाद की कामायनी को एक फैंटेसी के रूप में विश्लेषित किया है। अगला है 39वां प्रश्न है कि अनंग हर्ष मातृराज द्वारा रचित नाटक है। ये आपका उदात्त राघव, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अनंग हर्ष यानी कि मयूर राज एक संस्कृत नाटककार थे। उदात्त राघवम और ताप सप्त सराजम उनकी 2 प्रमुख नाट्य रचनाएं थी। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो अवधी नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। और अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है, जबकि ब्रजभाषा कन्नौजी, बुंदेली और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी यानी कि सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। 41वां प्रश्न है, सतना, रीवा, शहडोल इन क्षेत्रों में कौन सी बोली प्रयुक्त की जाती है? बघेली, ऑप्शन नंबर आपका ए। मध्य प्रदेश के रीवा, सतना और शहडोल जिले बघेलखंड के क्षेत्र में आते हैं और यहाँ बघेली बोली प्रमुख रूप से बोली जाती है। नेक्स्ट आगे 42वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि झर चुके तारक कुसुम जब, रश्मियों के रजत पल्लव, संधि में आलोक तम की क्या नहीं नभ जानता तब, पार से अज्ञात वासंती, दिवस रथ चल चुका है। प्रस्तुत पंक्तियां महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से ली गई हैं? ये लिया गया है आपका रश्मि से। यह सुंदर छायावादी कविता महादेवी वर्मा के द्वितीय काव्य संग्रह रश्मि से लिया गया था। अगला 43वां प्रश्न है, अक्ष शौंडह पद में समास है, तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसका समास विग्रह जब करेंगे ना आप तो यह होगा आपका अक्षेसु सौंडह, नहीं पासे खेलने में चतुर, क्योंकि इसमें सप्तमी विभक्ति का लोप हुआ है इसलिए यहाँ पे सप्तमी तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। सॉरी। आगे 44वां प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक और हरेक। प्रत्येक और हरेक का अर्थ ही हरेक यानी कि सिंगल होता है, अतः ये सदैव एक वचन में ही आते हैं, जबकि दर्शन, प्राण, आंसू और लोग सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। 45वां प्रश्न, गंध सत, अरविंद नंदन, विश्वनंद सार, अखिल उर रंजन निरंजन, एक अनिल उदार, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा गुण है? तो यहाँ पे गुण है आपका माधुर्य, ऑप्शन नंबर सी। इन पंक्तियों में अनुनासिक वर्णों यानी कि 9 वर्ण की आवृत्ति और कोमल कांत पदावली का सुंदर प्रयोग हुआ है, जो चित्त को द्रवित करता है, अतः यहाँ पे क्या है, माधुर्य गुण का विद्यमान है। 46वां प्रश्न है कि बंगला साहित्य के बारे में निम्नलिखित पंक्तियां किसने कही हैं? बंग भाषा में दुर्गेश नंदिनी प्रभृति शतशः उपन्यास एक से बढ़ चढ़ कर हैं। बंग देशी जैसे और बातों में उत्साह और तरक्की के ओर छोर तक पहुँचे हैं, वैसे ही नाटक और उपन्यास लिखने में किसी से कम नहीं है। ये बातें बालकृष्ण भट्ट कहते हैं। कौन कहता है? बालकृष्ण भट्ट कहते हैं। यह ऐतिहासिक कथन हिंदी प्रदीप जो लिखे थे संपादक बालकृष्ण भट्ट, उन्होंने बंगाली उपन्यासों और नाटकों की प्रगति की प्रशंसा किया था। आगे 47वां प्रश्न पूछा गया है, मिलान करने वाला। ऑप्शन नंबर डी मिलान बिल्कुल करेक्ट है, ए का तीसरा हो जाएगा। मेरी जीवन धारा यशपाल जैन, अर्ध कथा जो है वो डॉक्टर नगेंद्र का है। आत्म परिचय परीश्वरनाथ रेणु और देखें 70 शरद वसंत राकेश गुप्त, ऑप्शन में डी सही मिलान हो जाएगा। 48वां प्रश्न है कि सम उपसर्ग की शब्द में नहीं है, तो सुगम में नहीं है, ये किसमें है? सुगमः में नहीं है। सुगमः शब्द में सु उपसर्ग लगा है, सु प्लस गमः, बाकी अन्य सभी शब्दों में सम उपसर्ग लगा है। बाकी सब में क्या है? सम उपसर्ग लगा है, और इसमें क्या लगा है? सु लगा है। 49वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि वृंद की नहीं है? तो ये है आपका रतन हजारा, ऑप्शन नंबर बी रतन हजारा। रतन हजारा रीतिकालीन कवि रसनिधि यानी कि पृथ्वी सिंह की प्रसिद्ध रचना है, जो बिहारी सतसई के तर्ज पर लिखी गई थी। बाकी पवन पचीसी, यमक सतसई और भाव पंचिका जो कवि है, कवि वृंद की रचनाएं हैं। आगे 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित
नहीं है, तो रचित नहीं है आपका प्रिय प्रवास, ऑप्शन नंबर ए। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। बाकी यशोधरा, झंकार और विष्णु प्रिया जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इक्यावन नंबर पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धनुष का प्रवाची शब्द नहीं है? विसीख, ऑप्शन नंबर बी। विसीख शब्द बाण या तीर का प्रवाची है। बाकी कोदंड, चाप और शरासन धनुष के ही प्रवाची शब्द हैं। 52 नंबर पर अगला प्रश्न है, यदि लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाक्यार्थ भी सम्मिलित रहता है तो कौन सी लक्षणा शब्द शक्ति होती है? उपादान लक्षणा, ऑप्शन नंबर ए। उपादान लक्षणा जिसे अजहत स्वरथा भी कहते हैं, इसमें मुख्य अर्थ वाच्यार्थ पूरी तरीके से समाप्त नहीं होता है बल्कि वह भी नए अर्थ के साथ जुड़ा रहता है। 53 नंबर पर अगला प्रश्न है कि निर्झर और पाषाण गद्य काव्य के रचयिता हैं, तो इनके रचयिता है राजनारायण मेहरोत्रा, रजनीश, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी के आरंभिक गद्य काव्य लेखकों में से एक राजनारायण मेहरोत्रा, रजनीश के द्वारा रचित यह एक भावपूर्ण गद्य काव्य कृति है। 54 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नाटककार ने अपने नाटक में भारत चीन युद्ध का व्यापक फलक लिया है? शिव प्रसाद सिंह, घंटियां गूंजती हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी। शिव प्रसाद सिंह, घंटियां गूंजती हैं। यह घटना जो है 1959-60 के आसपास रचित है। भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि और चीनी आक्रमण के व्यापक फलक को चित्रित करता है। इसमें राष्ट्रीय संकट के समय देश की स्थिति और जनमानस की भावनाओं को बहुत मार्मिक तरीके से दर्शाया गया है। 55 नंबर पर अगला प्रश्न है कि अहिर मात्रिक समछंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें 11 होती हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अहिर एक मात्रिक समछंद है, इसके प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होती हैं और अंत में एक जगण होता है, जैसे कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, आना आवश्यक होता है। 56 नंबर अगला प्रश्न है कि चित्रकाव्य का प्रयोग करने वाले संस्कृति के प्रथम कवि हैं, तो कौन है? भारवी हैं, ऑप्शन नंबर डी। भारवी जो है, महाकवि भारवी जो है अपने महाकाव्य किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग में एकाक्षर श्लोक जैसे कि केवल 9 अक्षर से बना श्लोक और अन्य चित्रकाव्य जैसे कि गोमुत्रिका बंध आदि का अद्भुत प्रयोग किया था और वे संस्कृत साहित्य में चित्रकाव्य के प्रथम प्रयोगकर्ता भी माने जाते हैं। 57 में अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो यहाँ जो मिलान हुआ है ना, वीर जयमल गंगा प्रसाद गुप्त, सही, बिल्कुल सही मिलान हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वीर जयमल गंगा प्रसाद गुप्त, सेनापति उदल वृंदावन लाल वर्मा, जौहर की ज्योति डॉक्टर राम कुमार वर्मा और पन्ना जो है कृष्ण प्रकाश सिंह, सही है। अगला 58 कह रहा था कि उपत्यका शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? उपत्यका क्या है? पर्वत के नीचे की भूमि, ऑप्शन नंबर बी। पहाड़ के नीचे की समतल भूमि या तलहटी को उपत्यका कहा जाता है। परीक्षा के दृष्टि से यह भी याद रखा जाएगा कि इसके ठीक विपरीत पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को हम अधित्यका कहते हैं। क्या कहते हैं? पहाड़ के जस्ट ऊपर की भूमि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अधित्यका। और उपत्यका किसको बोलते हैं? पर्वत के नीचे की भूमि को। अगर पर्वत के ऊपर की भूमि की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? अधित्यका हो जाएगा। 59 कह रहा है आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो ये जीवनी है। किसकी है? जीवनी है ये। आवारा मसीहा प्रसिद्ध गद्यकार विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित एक अत्यंत लोकप्रिय और प्रमाणिक जीवनी है। यह बंगला के अमर कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवनी और संघर्षों पर आधारित है। 60 आचार्य दंडी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का भेद नहीं है? तो काव्य का भेद नहीं है रूपक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आचार्य दंडी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यदर्श में काव्य के मुख्यतः 3 भेद माने हैं, गद्य, पद्य और मिश्र, जिसे चंपू काव्य भी कहते हैं। रूपक नाट्य शास्त्र का विषय है और यह दृश्य काव्य यानी कि नाटक का भेद है।
61 स्वच्छ शब्द में संधि है, इसमें क्या है, यौन संधि है, ऑप्शन नंबर ए। स्वच्छ का सटीक संधि विच्छेद करेंगे ना तो ये आपका सु प्लस अक्ष आता है, सु प्लस अक्ष बराबर स्वच्छ। नेक्स्ट आगे 62 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया कि किस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः एक यगण, एक मगण, एक नगण, एक सगण, एक भगण और एक लघु तथा एक गुरु होते हैं। यह 17 वर्णों का छंद होता है, तो इसको बोलते हैं शिखरिणी, ऑप्शन नंबर डी। शिखरिणी एक सम वर्णवृत्त छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। इसका गण क्रम यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु और गुरु, यानी कि य म न स भ ल ग ऐसे होता है। संस्कृत का सूत्र होता है रुषय संस्कृत में इसका सूत्र होता है रुषय रुद्रैक्षिता यमन सबलागः शिखरिणी। लिख देते हैं रसय रु द्रय छिन्ना यमन सबलाग, यमन सबलाग शिखरिणी, शिखरिणी, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, आगे 63 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और एक उसका तर्क है। अभिकथन कह रहा था कि भारतेंदु काल में रचित नाटकों को विषय एवं प्रवृत्ति भेद के आधार पर पौराणिक, ऐतिहासिक, रोमानी, सामयिक उपादानों के आधार पर रचित प्रहसन और प्रतीकवादी इन वर्गों में रखा जा सकता है। तर्क दिया जा रहा है कि भारतेंदु काल में सर्वाधिक संख्या रोमानी नाटकों की है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अभिकथन ए सही है, परंतु उसका तर्क जो है वो गलत है, क्योंकि भारतेंदु युग में नाटकों को पौराणिक, ऐतिहासिक, रोमानी, सामयिक, प्रहसन आदि वर्गों में रखा जा सकता है। यह कथन बिल्कुल सही है, परंतु तर्क जो दिया गया है ये गलत है, क्योंकि भारतेंदु काल में सर्वाधिक संख्या रोमानी नाटकों की नहीं थी, बल्कि उस दौर में सामाजिक, पौराणिक और देशभक्ति की भावना थी। यहाँ पे केवल अभिकथन ए सही होगा, लेकिन आर इसका गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। 64 कह रहा था कि ज्ञान के उद्यान में यात्रावृत्त के लेखक हैं, तो ये हैं सत्यदेव परिव्राजक। सत्यदेव परिव्राजक, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक हिंदी में यात्रा साहित्य के आरंभिक और प्रमुख लेखकों में से एक माने जाते हैं। ज्ञान के उद्यान में उनका एक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है, जिसमें उनके ज्ञानवर्धक अनुभवों का संकलन है। 65 कह रहा है कि सता सदी संग कथ मपि ही पुण्येन भवति। उपयुक्त सूक्ति किस नाटक की है? तो ये नाटक है उत्तर रामचरितम, ऑप्शन नंबर आपका डी। यह प्रसिद्ध और मार्मिक सूक्ति संस्कृत के महाकवि भवभूति के द्वारा रचित उनके नाटक उत्तर रामचरितम से लिया गया है। इसका हिंदी में अर्थ होता है सज्जनों के साथ मिलन किसी बड़े पुण्य के फलस्वरूप ही होता है। ठीक है, आगे 66 कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी भवानी प्रसाद मिश्र की कविता नहीं है? तो यह है आपका असाध्य वीणा, ऑप्शन नंबर आपका बी। असाध्य वीणा सचिदानंद हिरण्य सेन अज्ञे जी की एक अत्यंत प्रसिद्ध और लंबी दार्शनिक कविता है, जो आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह में संकलित है। बाकी शेष तीनों कविताएं वाणी की दीनता, कमल के फूल टूटने का सुख भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। 67 कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरणात्मक रेखाचित्र संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? तो माटी की मूर्तें, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि माटी की मूर्तें यह राम वृक्ष बेनीपुरी की अत्यंत लोकप्रिय रचना है। बाकी मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र जो है ये सभी जो हैं, मेरा परिवार, अस्मारिका और पथ के साथी, ये जो सभी हैं ये आपके महादेवी वर्मा की हैं।
68 कह रहा था रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि नहीं है, तो रीतिमुक्त कह रहे हैं नेवाज, ऑप्शन में आपका डी। घनानंद बोधा, आलम ठाकुर और द्विजदेव, यह रीतिमुक्त काव्यधारा के 5 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। नेवाज रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वे रीतिमुक्त कवि नहीं हैं। उन्हें मुख्यतः रीतिबद्ध या आख्यानक काव्य परंपरा यानी कि शकुंतला नाटक के रचनाकार के अंतर्गत रखा जाता है। 69 कह रहा था कि ई का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ई का उच्चारण स्थान आपका क्या होता है, तालव्य, ऑप्शन में आपका डी करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत व्याकरण के प्रसिद्ध उच्चारण सूत्र में अगर देखेंगे तो इचु यसाना तालु के अनुसार ई च वर्ग और य और स का उच्चारण स्थान से क्या होता है, तालु होता है, तो इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। 70 में प्रश्न है कि यह कौन सा विराम चिन्ह है, ये कौन सा विराम चिन्ह है, तो इसको बोलते हैं विवरण चिन्ह। कौन सा, विवरण, यह क्या है, विवरण चिन्ह। हिंदी व्याकरण में इसको विवरण चिन्ह कहा जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से तब किया जाता है जब किसी बात का विवरण या निर्देश या उदाहरण अगली पंक्ति में विस्तार से देना होता है। आगे अगला है 71 नंबर पे कि मुझमें देव जीवन का विकास आत्मकथा के लेखक हैं, ये है सत्यानंद अग्निहोत्री, ऑप्शन में आपका डी। मुझमें देव जीवन का विकास 1910 ईस्वी में देव समाज के संस्थापक शिवनारायण अग्निहोत्री, जो बाद में सत्यानंद अग्निहोत्री के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनकी एक प्रसिद्ध आत्मकथा है और यह हिंदी की आरंभिक आत्मकथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये आत्मकथा 72 कह रहा था कि निम्नलिखित कहानियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो 72 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ये बी, यानी कि इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी का है, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी का है, जो कि 1900 ईस्वी में हुआ था। और प्लेग की चुड़ैल जो है ये आपका भगवान दास की रचना है, जो कि 1902 में था, 1902 में। और इसके बाद 11 वर्ष का समय जो है आपका 1903 में है, और दुलाई वाली ये बंग महिला की है 1907 में। हाँ सही है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर पर अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से सभी शुद्ध शब्दों वाला विकल्प है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य, सहस्त्र और प्रादुर्भाव, ये तीनों जो है बिल्कुल सही है। आगे 74 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से हिंदी पत्रकारिता में प्रथम उत्थान 1826 से 1867 में प्रकाशित दैनिक पत्र कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका 74 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी, प्रजामित्र। सॉरी, प्रजामित्र नहीं, ये ऑप्शन नंबर सी, समाचार सुधावर्षण, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि समाचार सुधावर्षण 1854 ईस्वी में हिंदी का प्रथम यानी कि दैनिक यानी कि रोज छपने वाला समाचार पत्र था, जिसका संपादन श्याम सुंदर सेन ने कलकत्ता से किया था। और ध्यान देना है कि उदंत मार्तंड 1826 में हिंदी का पहला समाचार पत्र अवश्य था, परंतु वह क्या था, साप्ताहिक पत्र था, न कि डेली। तो डेली यही निकलता था, ये तो सप्ताह में एक बार निकलता था, ये साप्ताहिक था और ये डेली वाला था ये। तो इनमें पूछा गया है दैनिक पत्र यानी रोज निकलने वाला, तो ये समाचार सुधावर्षण था। 75, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बिंदु आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियां किस रीतिकालीन कवि की है, तो ये पंक्ति है बिहारी की, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, बिहारी। यह रीतिकालीन के सिद्ध कवि बिहारी का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। उन्होंने यह दोहा आमेर के राजा जयसिंह को तब लिखकर भेजा था जब वे अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम में डूब करके पूरा राजकाज भूल गए थे। यहाँ पे अनियोक्ति अलंकार के माध्यम से बिहारी ने राजा को उनके कर्तव्य का बोध कराया था। 76 में पहला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास के द्वारा रचित नाटक है, तो ये है आपका विक्रमोर्वशीय, ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। महाकवि कालिदास ने कुल 3 नाटकों की रचना की है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, जो त्रोटक श्रेणी का नाटक है। विकल्पों में से दिए गए जो है रघुवंश महाकाव्य और मेघदूत खंडकाव्य का है, गीति काव्य है। आपका 77 क्या कह रहा था कि निम्नलिखित में से निबंध और निबंधकारों से संबंधित सही विकल्प कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, युग साहित्य और शांतिप्रिय द्विवेदी।
युग और साहित्य शांतिप्रिय द्विवेदी जी का ही निबंध संग्रह है, तो यह सुमेलित बिल्कुल सही है। आगे 78 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि वियोगी हरि के द्वारा रचित गद्य काव्य क्या है। ये आपका अंतनाद। अंतनाद वियोगी हरि यानी कि वियोगी हरि का नाम था हरि प्रसाद द्विवेदी, तो वियोगी हरि का ये अंतर्नाद एक प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति है। बाकी इसके अतिरिक्त उन्होंने तरंगिणी, प्रार्थना, श्रद्धा, कण और भावना जैसे कुछ महत्वपूर्ण गद्य काव्य और भी लिखे थे। 79 कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही मिलान हुआ है। सुंदरदास, ज्ञान समुद्र, मलूकदास, ब्रजलीला, संत बीरभान, बानी और रज्जब की रचना है आपका सबंगी। 80 कह रहा था निम्नलिखित रचनाओं में से भास की कौन सी रचना रामायण मूलक है। तो ये आपका प्रतिमा नाटक, ऑप्शन नंबर बी। संस्कृत के महान नाटककार भास ने कुल 13 नाटकों की रचना की है। इनमें से 2 नाटक रामायण की कथा पर आधारित हैं। एक है रामायण मूलक और एक है आपका रामायण मूलक प्रतिमा नाटकम और अभिषेक नाटकम, ठीक है। बाकी पंचरात्र और दूत वाक्य यह महाभारत पर आधारित है। 81 विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। यहाँ पे अलिप्त और निर्लिप्त, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, क्योंकि अलिप्त और निर्लिप्त दोनों समानार्थी शब्द हैं जिनका अर्थ होता है सांसारिक मोह माया से अलग या अनासक्त। अलिप्त या निर्लिप्त का सही विलोम होता है लिप्त होता है। बाकी तीनों विकल्प जो है समूल निर्मूल, परार्थ स्वार्थ और क्षर अक्षर का विलोम जो है बिल्कुल सही है। आगे 82 कह रहा था कि छायावादी काव्यधारा के अंतर्गत कलापी काव्य संग्रह के रचयिता हैं। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आरसी प्रसाद सिंह। कलापी आरसी प्रसाद सिंह की प्रथम और अत्यंत प्रसिद्ध कविता संग्रह है। इन्होंने छायावाद और उसके बाद की स्वतंत्रतावादी काव्यधारा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 83 कह रहा कि आजन्म समास का उदाहरण है। आजन्म समास का उदाहरण आपका हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर। आजन्म शब्द में क्या लगा है, आ जो लगा है ये क्या है, उपसर्ग यानी कि अव्यय है, और जन्म क्या है, मूल शब्द है, जिसका अर्थ है जन्म से लेकर। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो वहां पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। 84 कह रहा है कि ज्योतिपुंज हिमालय यात्रा वृत्त के लेखक कौन है। ये है आपका विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन नंबर बी। ज्योतिपुंज हिमालय प्रसिद्ध गद्यकार हिंदू विष्णु प्रभाकर जी की एक अत्यंत सजीव और प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। इसमें उन्होंने हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता और वहां के जनजीवन का एक मनमोहक वर्णन किया था। 85 कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है। तो नहीं आपका स्वर्ण बिहान, ऑप्शन नंबर ए। स्वर्ण बिहान हरिकृष्ण प्रेमी के द्वारा रचित एक गीति नाट्य है। बाकी राजश्री, एक घूंट और कामना, ये सब जयशंकर प्रसाद की कृतियां हैं। 86 कह रहा था कि रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने सूर्यवंश के राजाओं के वर्णन में कौन सी वंशावली का अनुसरण किया है। ये किया है उन्होंने वायु पुराण तथा विष्णु पुराण में वर्णित, ऑप्शन नंबर ए। महाकवि कालिदास ने अपने रघुवंशम महाकाव्य में इक्ष्वाकु वंश यानी सूर्यवंश के 29 राजाओं को वर्णन किया है। यद्यपि इसका मुख्य आधार वाल्मीकि रामायण है, परंतु राजाओं की वंशावली क्रम के लिए कालिदास ने मुख्य रूप से वायु पुराण और विष्णु पुराण का ही अक्षरशः अनुसरण किया है, क्योंकि रामायण की वंशावली में कुछ भिन्नता होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 87 कह रहा था कि केलीमाल रचना निम्नलिखित में से किसकी है। तो ये है आपका स्वामी हरिदास, ऑप्शन नंबर ए। केलीमाल सखी संप्रदाय यानी कि हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी की सुप्रसिद्ध रचना है। इसमें राधा कृष्ण की नित्य विहार लीलाओं का अत्यंत रसपूर्ण वर्णन पर्दों के माध्यम से किया गया है। 88 कह रहा था कि किसी घटना या घटनाओं का ऐसा वर्णन जिसका वस्तुगत सत्य पाठक को प्रभावित कर सके, क्या कहलाता है। इसको हम रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसमें किसी घटना का आंखों देखा हाल, तथ्यात्मक और कलात्मक विवरण इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि वह पाठक के मन पर गहरा प्रभाव छोड़े। यह पत्रकारिता और साहित्य का एक मिश्रित रूप होता है रिपोर्टाज।
नवासी कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कवि की रचनाएं द्विवेदी युग के अंतर्गत नहीं रखी जाती हैं? तो ये होता है आपका अंबिका दत्त व्यास, ऑप्शन नंबर आपका बी। पंडित अंबिका दत्त व्यास पावस पचासा सुकवि सतसई के रचयिता हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख और अत्यंत प्रतिभाशाली कवि हैं अंबिका दत्त व्यास। जबकि श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही और राय देवी प्रसाद पूर्ण द्विवेदी युग की काव्यधारा के अवसर माने जाते हैं। 90 कह रहा था कि पुस्तक जलहन हत दय चली गज्जन नृप काज। इस पंक्ति में पुस्तक का तात्पर्य निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक से है? तो यह है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर आपका बी। यह उक्ति पंक्ति चंद्रबदाई के लिए कही जाती है। जब चंद्रबदाई को अपने मित्र और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सहायता के लिए गज्जन जाना पड़ा, तो उन्होंने अपने अधूरे महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को पूरा करने का उत्तरदायित्व तो अपने होनहार पुत्र जलहर को सौंप दिया था, और यहाँ पुस्तक का अर्थ पृथ्वीराज रासो है। 91 कह रहा है कि मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती है। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अपरिचित, अति परिचित और अति प्रमाणिक सत्य हैं। प्रस्तुत पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध से ली गई है? शिरीष के फूल। यह अत्यंत दार्शनिक गद्यांश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध ललित निबंध शिरीष के फूल से लिया गया है। इसमें लेखक ने शिरीष के पुराने फलों के पेड़ से नौ झड़ने की प्रवृत्ति के माध्यम से पुरानी पीढ़ी की अधिकार लिप्सा पर करारा एक व्यंग किया है। 92 कह रहा है कि वह धीरता कहाँ है, वह धीरता कहाँ है, गंभीरता कहाँ है, वह वीरता हमारी है, वह कहाँ बड़ाई, क्या हो गई कलाएं कौशल सभी हमारे, किसने शताब्दियों के लिए छीन सब कमाई। प्रस्तुत पंक्तियां द्विवेदी युग के किस कवि की है? ये पंक्तियां जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। ये राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना जगाने वाली ओजस्वी पंक्तियां द्विवेदी युग के महान कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। उन्होंने अपनी कविताओं में भारत के गौरवशाली अतीत को याद करते हुए वर्तमान पतन पर गहरा चिंतन व्यक्त किया था। 93 कह रहा है कि पंत और पल्लव कृति में पंत की कविताओं का उदाहरण देकर उनकी त्रुटियों का निर्देश किस आलोचक कवि ने किया था? तो ये किया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। पंत और पल्लव सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक अत्यंत चर्चित और तीखी आलोचनात्मक पुस्तक है। इसमें निराला जी ने सुमित्रानंदन पंत की भाषा, ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद तथा उनके काव्य शिल्प की कड़ी आलोचना करते हुए उनकी त्रुटियों को उजागर किया था। आगे 94 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक नहीं है? तो ये है आपका वरमाला, ऑप्शन नंबर डी वरमाला। वरमाला 1925 में एक पौराणिक नाटक है जिसकी रचना प्रसिद्ध नाटककार गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। गड़बड़ झाला, भूल चूक और दुमदार आदमी, ये तीनों ही गंगा प्रसाद श्रीवास्तव जी के अत्यंत लोकप्रिय हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक हैं। वरमाला जो है ये किसका है? वरमाला किसका है? गोविंद बल्लभ पंत का है। आगे 95 कर रहा है कि ध्रुव चरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं मलूक दास। कौन है? मलूक दास, ऑप्शन नंबर सी। ध्रुव चरित्र निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि मलूक दास जी की प्रमाणिक रचना है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में ज्ञानबोध, रतन खान और भक्त व छावली भी शामिल है। तो ये कितना है? मलूक दास जी की रचना है। 96 कह रहा है कि दो कथन दिया गया है, कारण और कथन। ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। कथन कर रहा था कि अज्ञेय में संवेदना के साथ एक सजग बौद्धिकता है। कारण, अज्ञेय की कविताओं में जो स्वर वैविध्य दिखाई पड़ता है उसका कारण बहुत कुछ उनकी बौद्धिकता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन एक ही बिल्कुल सही व्याख्या करता है। सच्चिदानंद हिरण्यवसन आगे प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। उनकी कविताओं में भावुकता से संवेदना से अधिक एक पैनी बौद्धिक दृष्टि दिखाई देती है। इसी बौद्धिकता और प्रयोगशीलता के कारण उनकी कविताओं के विषयों और स्वर में बहुत अधिक विविधता दिखाई पड़ती है। इसलिए दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य हैं। 97 कह रहा था कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए।
शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसने हाथी पर हौदा रख दिया। उसने हाथी पर हौदा रख दिया। यह व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध शब्द है, बाकी जो तीनों शब्द हैं वो आपके गलत हैं। आगे 98 कह रहा था कि पहले किसी वस्तु का महत्व दिखाकर बाद में उसकी हीनता सूचित की जाए अथवा पहले हीनता दिखाकर फिर उसकी महत्ता वर्णित की जाए, वहाँ कौन सा अर्थदोष होता है? तो वहाँ अर्थदोष होता है आपका व्याहतत्व, ऑप्शन नंबर डी व्याहतत्व। काव्यशास्त्र में व्याहतत्व दोष यानी कि व्याहत मतलब कि नष्ट या खंडित वहाँ माना जाता है जहाँ कभी पहले किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की बहुत बड़ाई यानी बहुत महत्ता की बात करता है और आगे चलकर उसी की निंदा यानी हीनता कर देता है, जिससे कि पहले कहा गया अर्थ खंडित हो जाता है, तो इसको बोलते हैं व्याहतत्व। 99 कह रहा था कि निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो सही नहीं है आपका कणहपा योगचार्य, ऑप्शन नंबर आपका योगचर्या, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि योगचर्या तथा डोम्बिगीतिका और अक्षर दिकोपदेश यह क्या है? प्रसिद्ध सिद्ध कवि डोम्बिपा की रचना है, न कि कणहपा की। कणहपा की प्रसिद्ध रचनाओं में आपका चर्या गीतिकोश और दोहा कोश आते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 100 नंबर पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? तो परीक्षा जो है वो आपका नहीं है। परीक्षा निबंध भारतेंदु युग के अन्य प्रमुख निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है। राजा और प्रजा, बाल विवाह और खटका जो है ये आपका बालकृष्ण भट्ट का है। 101 कह रहा था कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है आपका क्षिति, ऑप्शन नंबर डी। क्षिति जिसका अर्थ होता है पृथ्वी या नाश, वर्तनी की दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध शब्द है। बाकी यहाँ पे आपका तीनों गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आगे 102 कह रहा था कि विज्ञान गीता किस कवि की रचना है? विज्ञान गीता है केशवदास की। विज्ञान गीता रीतिकालीन कवि केशवदास की रचना है और यह एक आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक रचना है। यह संस्कृति के प्रसिद्ध नाटक प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर लिखी गई है, जिसमें कि मोह, विवेक, काम और क्रोध के बारे में पात्रों को उस रूप से दर्शाया गया है। आगे 103 कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है आपका ऑप्शन नंबर बी, जहां मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। यही आपका कथन सही नहीं है। क्यों? यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुख के एक ही उच्चारण स्थान जैसे कि केवल दंत या केवल तालव्य से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति को श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि तुलसीदास सिरति निस्दिन। अंत्यानुप्रास वहाँ होता है जहाँ छंद के चरणों के अंत में समान स्वर और व्यंजन यानी कि तुक यानी कि राइमिंग बनता है, तुकबंदी बनती है। 104 कह रहा था कि निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, इधर उधर की बातें। इधर उधर की बातें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, यह राम कुमार खेमका की कृति मानी जाती है। जबकि अनुमोदन का अंत सभा की सभ्यता और विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर द्विवेदी जी के अत्यंत प्रसिद्ध परिचयात्मक संस्मरण निबंध हैं। 105 कह रहा कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब नियुक्त हुए थे? ये हुए थे 1903 में, ऑप्शन नंबर डी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादन का ऐतिहासिक कार्यभार संभाला था उन्होंने। तो 1920 तक इस पत्रिका का सफलतापूर्वक संपादन उन्होंने किया और हिंदी खड़ी बोली को परिष्कृत और मानकीकृत करने में उनका एक अद्वितीय योगदान रहा। 106 कह रहा कि लंका यात्रा का विवरण 1916 यात्रावृत्ति के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन नंबर सी। लंका यात्रा का विवरण 1916 हिंदी के आरंभिक और सुप्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार गोपाल राम गहमरी के द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है। 107 कह रहा है कि का करिए तुमरे मन को जिनको अबलो न मिटी दगा दिबो पै हम दूसरो रूप न देखिए आनन आन को नाम न लीबो। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस रीतिमुक्त कवि की है?
यह बोधा की है। किनकी है? बोधा की। ये प्रेम और विरह से ओतप्रोत पंक्तियां रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा के सुप्रसिद्ध कवि बोधा की है। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था और उन्होंने पन्ना के नरेश के दरबार में सुभान नामक गणिका के प्रेम में इश्कनामा और विरह वारिस जैसी उत्कृष्ट रचनाएं भी किया था। 108 का निम्नलिखित में से कौन सा गद्य काव्य संग्रह राय कृष्णदास का नहीं है? तो ये है आपका तरंगिणी, ऑप्शन नंबर सी। तरंगिणी वियोगी हरि की रचना है, जबकि प्रवाल, साधना और संलाप, प्रवाल, साधना और संलाप ये तीनों रचनाएं राय कृष्णदास जी के लिखे अत्यंत भावपूर्ण गीत काव्य हैं। 109 निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत कवि की नहीं है? संदेश रासक, ऑप्शन नंबर ए। संदेश रासक अदहमान यानी कि अब्दुल रहमान के द्वारा रचित एक प्रसिद्ध खंड काव्य है। महापुराण और अन्य कुमार चिरऊ और जहसर चरियू ये आपका अपभ्रंश भाषा के महाकवि पुष्पदंत की प्रमाणिक रचनाएं हैं। 110 का निम्नलिखित में से आदिकालीन जैन साहित्य की रचना नहीं है। यह आपका भक्तमाल, ऑप्शन नंबर सी। भक्तमाल भक्ति काल के राम भक्त कवि नाभादास जी की रचना है, जिसमें 200 भक्तों का जीवन चरित्र वर्णित है। यह आदिकाल या जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आगे अगला 111 कह रहा था कि मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। उपयुक्त नई कविता की पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये कविता की पंक्तियां हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर सी। ये अत्यंत ओजस्वी और प्रसिद्ध पंक्तियां नई कविता और प्रयोगवाद के सशक्त हस्ताक्षर गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है। मुक्तिबोध अपनी लंबी कविताओं और जटिल फैंटेसी के प्रयोग के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं हिंदी में। 112 सा लेखन्या लिखती, यहाँ लेखन्या पद में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है। इस संस्कृत वाक्य सा लेखन्या लिखती का हिंदी अर्थ होता है वह लेखनी, यानी कलम से लिखती है, यानी कि वह कलम से लिखती है। यहाँ लेखनी क्रिया को पूरा करने का मुख्य साधन करण कारक है। संस्कृत व्याकरण के सूत्र साध कतकम करणम, साध 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 कतमम कर्णम, इसके अनुसार कर्ण कारक में सदैव तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। लेखनी शब्द का तृतीया एक वचन रूप लेखन्या होता है। क्या होता है? लेखन्या होता है। 113 मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियां संस्मरण के रचयिता हैं इलाचंद्र जोशी, ऑप्शन नंबर डी। मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियां हिंदी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार और उपन्यासकार इलाचंद जोशी का लिखा हुआ क्या है? एक संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है हिंदी में। आगे 114 किस शब्द शक्ति में पाठक या श्रोता वास्तविक अर्थ ग्रहण करते हैं? तो ग्रहण करते हैं अभिधा में। किसमें? अभिधा में। अभिधा शब्द शक्ति में शब्दों के मुख्य अर्थ यानी कि वाच्यार्थ या वास्तविक अर्थ का सीधा बोध होता है। इसमें श्रोता बिना किसी मानसिक बाधा या लक्ष्य अर्थ के सीधा और प्रचलित अर्थ ग्रहण कर लेता है। 115 किस अलंकार में आदर, आश्चर्य, भय, घृणा, शोक और हर्ष आदि भावों को प्रकट करने के लिए एक ही शब्द का प्रयोग बार बार किया जाता है? इससे उन भावों को बल मिलता है। इसको बोलते हैं विप्सा, ऑप्शन नंबर ए विप्सा करेक्ट हो जाएगा। विप्सा मनोभावों जैसे कि आदर, घृणा, शोक आदि को तीव्रता से प्रकट करने के लिए जब किसी शब्द की आवृत्ति होती है तो उसे विप्सा अलंकार कहा जाता है। इसे पुनरुक्ति प्रकाश का ही एक भेद माना जाता है। जैसे कि आप हिंदी में बोलते हैं छी छी छी, राम राम नहीं बोलते हैं राम राम, तो ऐसे ही है ये। आगे 116 कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बुंदेली बदायूं, ऑप्शन नंबर सी। यह युग्म जो है ये जोड़ा गलत है, क्योंकि बदायूं ब्रजभाषा का क्षेत्र है। बुंदेली मुख्य रूप से झांसी, जालौन, बांदा और हमीरपुर के बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। बाकी सभी जो युग्म हैं वो
सही सुमेलित हुए हैं। 117 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मैथिली बोली का है? तो मैथिली बोली पूर्णिया, ऑप्शन नंबर ए पूर्णिया। पूर्णिया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर आदि जिले मैथिली बोली के प्रमुख क्षेत्र हैं। गया और पटना में मगही बोली जाती है, जबकि गोरखपुर भोजपुरी का क्षेत्र है। ठीक है। 118 गर्भरंडा रहस्य व्यंग्य कविता के रचनाकार हैं। नाथूराम शर्मा शंकर। भारतेंदु और द्विवेदी युग की संधि पर खड़े प्रसिद्ध कवि नाथूराम शर्मा शंकर जी की एक तीखी कविता है, व्यंग्यात्मक कविता है। इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज में बाल विधवाओं की दुर्दशा और मंदिरों में होने वाले अनाचारों पर एक गहरा प्रभाव डाला था इस कविता के माध्यम से। आगे 119 शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। उपयुक्त पंक्तियां किस छंद का उदाहरण है? यह आपका मानव, ऑप्शन नंबर डी। जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी से ली गई इन लाइनों में प्रत्येक चरण में 14-14 मात्राएं हैं और 14 मात्राएं वाले इस सममात्रिक छंद को मानव छंद कहा जाता है। 120 का निम्नलिखित में से कार्तिक प्रसाद खत्री के द्वारा रचित जीवनी नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र। कार्तिक प्रसाद खत्री जी ने हिंदी में जीवनियां लिखने की परंपरा को मजबूत किया। उन्होंने अहिल्याबाई का जीवन चरित्र, छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र और मीराबाई का जीवन चरित्र लिखा है। नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र मुख्यतः भवानी दत्त जोशी के द्वारा लिखा गया है। इसका भवानी दत्त जोशी। 121 कह रहा है कि सावधान 22 पसेरी लोकोक्ति का मतलब क्या है? अच्छे बुरे की परख न कर सबको समान ही समझना, इसी को बोलते हैं सावधान 22 पसेरी। आगे 122 का निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन कवि तथा उनकी रचनाओं का सही मिलान नहीं है। तो नहीं है आपका ऑप्शन नंबर बी, जगनमोहन सिंह मयंक महिमा। मयंक महिमा ठाकुर जगनमोहन सिंह की नहीं बल्कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। अंबिका दत्त व्यास की पावस 50, प्रताप नारायण मिश्र की प्रेम पुष्पावली और प्रेमघन की आनंद अरुणोदय एकदम बिल्कुल सही मिलान हुआ है। 123 कह रहा है कि कपि करी हृदय विचारी, दिन्ही मुद्रिका डारी तब, जन अशोक अंगार दिन हर्षि उठिकर गहेऊ। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए। गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की इन पंक्तियों में जब हनुमान जी माता सीता के पास अंगूठी गिराते हैं तो सीता जी उसे अशोक वृक्ष के द्वारा दिया गया एक अंगार यानी कि आग समझकर हर्ष के साथ उठा लेती हैं। यहाँ मुद्रिका को अंगार समझने की पूर्ण भ्रांति हुई है, अतः यहाँ पे क्या है? भ्रांतिमान अलंकार है। 124 कह रहा था कि धनम लभमानः त्वम प्रसन्नः अशि, यहाँ लभमानः शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ प्रत्यय है आपका शानच, ऑप्शन नंबर ए। संस्कृत व्याकरण में जब कोई क्रिया वर्तमान काल में लगातार हो रही हो, जैसे कि पाता हुआ या प्राप्त करता हुआ, तो वहाँ क्षत्रि या शानच प्रत्ययों का प्रयोग होता है। और प्रश्नमद्दी धातुओं के साथ क्षत्रि और आत्मनेपदी धातुओं के साथ शानच प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पे लभ यानी कि प्राप्त करना एक आत्मनेपदी धातु है, इसलिए यहाँ पे लभधन सानच मिलकर पुल्लिंग में लभमानः रूप बनता है, जिसका अर्थ होता है धन प्राप्त करता हुआ। यहाँ पे सानच ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे 125 नंबर पे आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो में। भौहनी त्रासती मुख नटती, आँखिन सौ लपटाती, इंची छुड़ावती, इची कर आगे आवती जाती। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो रस हो जाएगा आपका श्रृंगार, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इन काव्य पंक्तियों में इस पंक्ति में नायक नायिका के मध्य होने वाली मधुर प्रेम क्रीड़ाओं, रूठने मनाने और हाव भाव जैसे कि भावों से डराना, मुख से मना करना, आंखों से प्रेम जताना और हाथ छुड़ाना, इसका अत्यंत सजीव चित्रण किया गया है। जहां नायक नायिका के प्रेम मिलन और रति भाव का ऐसा मनमोहक वर्णन होता है, वहां पे संयोग श्रृंगार रस होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने यूपी पीजीटी 10 मई
2026 को जो परीक्षा आपकी संपन्न हुई है हिंदी की, यानी हिंदी की जो प्रवक्ता की भर्ती है, मतलब पीजीटी की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, उसका ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर का हम लोगों ने पूरा सॉल्यूशन देखा है व्याख्यात्मक तरीके से, एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ में इसमें उन्होंने देखा है। एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है और आंसर जो बताया हूँ मैं वो आपका 99.9% करेक्ट होगा, क्योंकि 0.1% मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि आयोग जरूर एक आध दो क्वेश्चन में गड़बड़ी करता है। तो दोस्तों ये आपका हिंदी का यूपी पीजीटी जो आज ही परीक्षा हुई है उसका पूरा पेपर का सॉल्यूशन था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे आपको सभी प्रकार के एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन वीडियो में मिल जाएंगे। चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार जाके जरूर सर्च करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।